નમસ્કાર. વિશેષ લાઈવ ફોન ઇન કાર્યક્રમ ડૉક્ટર્સ સ્પીકમાં આપ સૌ દર્શક મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, આ કાર્યક્રમમાં આપણે કોરોના અને કોરોના રસીકરણ પર ચર્ચા કરીએ છીએ. મિત્રો, આપણે સૌ અસમંજસમાં છીએ કે કોરોના વાયરસ ફરી આપણું જીવન ક્યારે સામાન્ય બનાવશે. કોરોના વાયરસના કારણે આખી દુનિયા પર જાણે શટર લાગી ગયું છે અને આનો અંત થવામાં લાંબો સમય વીતી શકે છે. કદાચ વર્ષો પણ લાગી જાય. કદાચ કોરોના વાયરસ મૂળમાંથી હાલ ન પણ જાય અને એના જુદા જુદા સ્વરૂપ સામે આવતા જાય. હાલ તો કોરોના વાયરસથી બચવાના મુખ્ય માર્ગ જો દેખાય છે તો એ છે 100% રસીકરણ થાય, વાયરસ સામે લડવા રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારવી અને આપણા રહેન સહેનમાં ફેરફાર કરવો, એકમેકથી સામાજિક અંતર રાખવું, ભીડથી દૂર રહેવું, સાબુ કે સેનિટાઈઝરથી વારંવાર હાથ ધોવા, સ્વચ્છતા જાળવવી અને માસ્ક ધારણ કરવા. મિત્રો, અત્યારે તો કોરોના આલ્ફા, બીટા, ડેલ્ટા, ઓમિક્રોન વગેરે અલગ અલગ સ્વરૂપ લઈને જ્યારે કોરોના આપણી સામે આવી રહ્યો છે ત્યારે આપણી પાસે માત્ર આ જ 4-5 હથિયાર છે કે જેનાથી આપણે એની સામે લડી શકીએ છીએ. અને હા, રસીકરણ તો ખરું જ. અને મિત્રો, હવે તો 15 થી 18 વર્ષની ઉંમરના બાળકો કે યુવાનો માટે પણ રસીકરણ શરૂ થવાનું છે. એ પણ આપણે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. મિત્રો, કોરોના અને ઓમિક્રોન વિશે માહિતી આપવા તથા આપ સૌને મૂંઝવતા પ્રશ્નોના જવાબ આપવા માટે આજે દૂરદર્શનના સ્ટુડિયોમાં મારી સાથે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ હેલ્થ સ્કીમ એટલે કે CGHS અમદાવાદથી 2 એક્સપર્ટને આમંત્રિત કર્યા છે. જેમાં મારી બાજુમાં છે ડૉક્ટર રાજેશ કુમારજી કે જેઓ CGHS અમદાવાદના ચીફ मेडिकल ऑफिसर છે. नमस्कार डॉक्टर राजेश कुमार जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है. नमस्कार दर्शक मित्रों. तथा एमनी बाजूમાં છે વૈદ્ય મૃત્યુંજય પ્રસાદ तिवारी કે જેઓ CGHS અમદાવાદના આયુર્વેદ વિભાગના मेडिकल ऑफिसर છે. नमस्कार वैद्य मृत्युंजय तिवारी साहब, आपका भी इस कार्यक्रम में स्वागत है. મિત્રો, આજના વિષયને લગતા પ્રશ્નો પૂછવા માટેના જે અમારા નંબરો છે એ અત્યારે હાલ ટીવી સાઇટ ઉપર ડિસ્પ્લે થઈ રહ્યા છે, જે છે 079 2685 3814 અને 079 2685 3816. મિત્રો, આપને એક સૂચન પણ છે કે જ્યારે પણ આપ અમને પ્રશ્ન પૂછો કે एक्सपर्ट સાથે વાત કરો ત્યારે આપ अपना ટીવીનું વોલ્યુમ બિલકુલ બંધ કરી દેજો, જેથી કરીને વાતચીત કરવામાં सुगमता रहे. साहब, दर्शक मित्रों का जब तक फ़ोन आता है तब तक राजेश कुमार साहब, एक सवाल तो वो होता है कि हमारे वहाँ अभी जो कोरोना या ओमिक्रॉन कहते हैं उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, ओमिक्रॉन की स्थिति, और हमें ये भी बताओ कि ओमिक्रॉन कितना गंभीर है. दर्शक मित्रों, जैसा हम लोग 2020 से देख रहे हैं, कोविड-19 या कोरोना की समस्या हमारे देश को ग्रसित की हुई है. और अभी लेटेस्ट हमारा ये सेकेंड वेव तो बहुत ही ख़तरनाक था, लेकिन अभी ये थर्ड वेव की आशंका जताई जा रही है. अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ते जा रहे हैं. और आज का लेटेस्ट फिगर जो है, आज 24 आवर्स में 16,746 नए केस का इंडिया में रिपोर्ट किया गया है. और उसमें से लगभग 1,245 केसेस जो है ओमिक्रॉन के हैं. और जिन बचे हुए केस जो पुराने हमारे डेल्टा स्ट्रेन था उसके हैं. मतलब तो कि अभी डेल्टा के भी केस तो आते ही रहते हैं और ओमिक्रॉन भी है. अभी भी इंडिया में एटलीस्ट डेल्टा स्ट्रेन जो है वही प्रीडोमिनेंट, मतलब कि सबसे ज़्यादा केसेस देखे जा रहे हैं. ओमिक्रॉन तो अभी शुरू हुआ है और धीरे धीरे इसके नंबर बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक ज़्यादातर केसेस डेल्टा स्ट्रेन के हैं. और ओमिक्रॉन जो आया है, एक्चुअली यह वायरस की प्रवृत्ति होती है कि वो अपने बचाव के लिए नए नए म्यूटेशन करता है, माने अपने शरीर में कुछ परिवर्तन करता है जिससे कि वो आपके वैक्सीन से लड़ सके, आपकी दवाओं से लड़ सके. तो वो प्रवृत्ति है उनका स्वभाव है. और धीरे धीरे जैसे जैसे उस जगह को अफेक्ट करता है जहाँ पर कि रेजिस्टेंस कम हो, इम्यूनिटी कम हो. तो आप देखेंगे कि पिछले कई सालों से
अफ्रीकन कंट्री से ज़्यादातर स्ट्रेन आ रहे हैं। ये जो ओमिक्रॉन स्ट्रेन की बात है, पहली बार देखा गया बोत्सवाना में, लेकिन रिपोर्टेड है फ्रॉम साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से इसका पहला रिपोर्टिंग हुआ, लेकिन ओरिजिनेट जो किया है वो बोत्सवाना से। दोनों अफ्रीकन कंट्री है। तो साउथ अफ्रीका से बढ़ना शुरू हुआ और धीरे धीरे वर्ल्ड वाइड बढ़ गया। कुछ कारणवश, इसका कारण नहीं बता सकते, यूरोपियन कंट्री जो हैं वो और वेस्टर्न कंट्री इंक्लूडिंग यूएसए, लेकिन उसमें भी सबसे ज़्यादा यूएसए, यूरोपियन कंट्री में भी यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड जो है नंबर 1 पोजीशन पे है जहाँ तक ओमिक्रॉन केसेस का सवाल है जी। उसके बाद अदर यूरोपियन कंट्रीज़ भी आते हैं, चाहे वो स्पेन हो, डेनमार्क जैसा छोटा कंट्री, नीदरलैंड हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, सभी कंट्री अफेक्टेड है और धीरे धीरे नंबर ऑफ केसेस बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन कहते हैं ये सिल्वर लाइनिंग यही है कि जो केसेस रिपोर्टेड हैं उसमें से अधिकतर माइल्ड हैं या एसिम्प्टोमेटिक हैं जी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि सीरियस केसों की संख्या बहुत कम है ओमिक्रॉन का, जहाँ तक सवाल है जी। कुछ केसेस सीरियस होंगे, नेचुरली जब नंबर बढ़ता है तो कुछ केसेस जिनका कि बॉडी रेजिस्टेंस लो है, इम्यूनिटी लो है, तो वो तो सीरियस बन जाएंगे। लेकिन नंबर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो डेल्टा के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए कि हमने तो इससे बुरे दिन देखे हैं और डेल्टा स्ट्रेन में हम लोगों में से सभी ने अपने प्रियजनों को खोया है कोई ना कोई। तो हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन सावधानी बरतनी चाहिए। तो हमें फियर साइकोसिस नहीं क्रिएट करना है, लेकिन सावधानी बरतना बहुत ही ज़रूरी है। ओमिक्रॉन ज़्यादा गंभीर नहीं है, मगर वो ज़्यादा फैलता है। और आपने जिस प्रकार से बोला कि यूके में या यूएसए में जिस प्रकार से उनकी जो लोगों की जो संख्या है उसके प्रमाण से जो जितने लोगों को फैला है उसके हिसाब से हमारे यहाँ अभी कम है, मगर शुरुआत हो चुकी है, ऐसा हम कह सकते हैं। अभी हमारे बीच में एक कॉलर है, अपने बीच एक कॉलर છે મહેમદાવાદથી કનુભાઈ। હેલો કનુભાઈ। હા સાહેબ, નમસ્કાર। નમસ્કાર, આપ શું પૂછવા માંગો છો? આ ગળામાં છોલાય છે ગળું, હા, અને કોરોનાની બંને રસી તો લઈ જ લીધી છે જી જી। અને તાવ આવે છે આપને? તાવ બિલકુલ નહીં। શરદી કે ખાંસી એવું કંઈ? હા, ખાંસી ખરી। અને શરીરમાં દુખાવો કે કળતર એવું કંઈ થાય છે? આ ગળામાં દુખાવો। ગળામાં દુખાય, શરીર બોડી એક થાય, શરીર દુખે? હા, શરીરમાં દુખાવો કે કળતર કે એવું કંઈ થાય? नहीं, शरीर में कोई दुखाવો नहीं, रूटीन काम तो चालू है हमारू। बराबर है साहब। उनको गले में दुखता है और थोड़ा सर्दी जुकाम जैसा है, तो उनको क्या करना है? उनको उन्होंने दोनों वैक्सीन ले चुके हैं। जहाँ तक कोरोना का सवाल है जी, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जैसा सिम्टम इन्होंने दिया है, कोई भी कॉमन URTI जैसे बोलते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब कि जैसे कॉफ कोल्ड होता है, गला खराब हो जाता है, सोर थ्रोट बोलते हैं आम भाषा में, तो सिम्टम से उनका यही लग रहा है। तो सबसे पहले तो इनको ये गर्म पानी में मीठू नाकी के कोगड़ा करवानू और भाप नू नाश लेवानू। ये नेचुरोपैथी है, ये हमारा नेचुरल क्योर है। तो ये तो करना ही चाहिए। इसके अलावा अगर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है तो डॉक्टर की एडवाइस से, जैसा डॉक्टर कहें, एंटीबायोटिक या गले के दर्द के लिए कुछ एनाल्जेसिक, पैरासीटामोल जैसे जो जनरल दवा है और एंटीहिस्टामिनिक देते हैं, तो वो अपने से मत ले, डॉक्टर से एडवाइस ले ले। अगर डॉक्टर को शंका होती है तो RT-PCR कराए, चाहे कोई भी कोविड हो। देखिए, ये कोविड ही है, चाहे ओमिक्रॉन हो, चाहे अल्फ़ा हो, बीटा हो, गामा हो, डेल्टा हो। RT-PCR इज़ द मेन स्टे, मतलब कि RT-PCR कराने से इसका निदान हो जाएगा, चाहे वेरिएंट कोई भी हो। बराबर है। એટલે જો એમને શંકા જતી હોય કે કોરોના છે કે નહીં, તો એમણે RT-PCR નો ટેસ્ટ કરાવી લેવો જોઈએ। બાકી એમને અમુક જો આવા કોઈ લક્ષણ ના હોય કે કોઈ કોન્ટેક્ટની હિસ્ટ્રી ના હોય, તો આપે કહ્યું એમ ખાલી ગરમ પાણીમાં મીઠું નાખીને કોગળા કરે અને અમુક એનાલ્જેસિક દવા લઈ લેશે તો પણ એમને ફાયદો થઈ જશે। तिवारी साहब, कोरोना और ओमिक्रॉन के व्याप को जो रोकथाम करना है, क्योंकि साहब ने जैसे कहा इसी तरह अभी भी 16,786 केस कोविड के पॉजिटिव है, उसमें से 1,000 से ज़्यादा ओमिक्रॉन के भी है। तो इसको व्याप को रोकथाम करने के लिए आयुर्वेद में किस प्रकार के उपचार उपलब्ध है?
जी, जैसे कि सर ने बताया कि ओमिक्रॉन जो है कोरोना का ही एक रूप है, उसी का एक वेरिएंट है, लेकिन प्रकृति समान है, लक्षण समान है। तो हम अभी तक जो करते आए हैं, जो कोरोना की रोकथाम के लिए जो आयुर्वेदिक उपाय करते आए हैं, उन्हीं को हमें आगे बढ़ाना है। तो जो आयुर्वेदिक में उपचार उपलब्ध हैं या जो उसके गाइडलाइन हैं, उसको हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है कि कोरोना को अपने शरीर में आने से बचाना है, मतलब उसकी रोकथाम के लिए। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना चाहिए और हाथों की स्वच्छता को बनाए रखना है और मास्क का प्रयोग करना है। इसके अलावा आयुर्वेद में जो आहार विहार और जीवन शैली बताई गई है, उसका समुचित ढंग से पालन करना है। इसके अलावा कुछ रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाने के लिए जो उपाय बताए गए हैं, जैसे समसमनी बटी, अश्वगंधा, आयुष्क्वाथ, गोल्डन मिल्क जिनमें हल्दी में दूध मिला के पीना आदि इत्यादि का भी हम सेवन कर सकते हैं। साथ ही साथ हम इसमें व्यायाम को भी बहुत अधिक महत्व देते हैं और उसमें भी आसन, ध्यान और प्राणायाम जो कि हमारे हृदय और लंग की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं और साथ ही साथ तनाव को कम करते हैं और रोग प्रतिकारक शक्ति को भी बढ़ाते हैं। इसके बाद मान लीजिए हमें कोरोना का संक्रमण हो जाता है, उस दौरान भी आयुर्वेद में काफ़ी उपचार इसका उपलब्ध है। उसमें सर्वप्रथम जो उसके सिम्टम आते हैं, जो उसके लक्षण होते हैं, तो इसमें लाक्षणिक चिकित्सा की जाती है। जैसे बुखार है, श्वास है, सर में दर्द है, दस्त है, सूखी खांसी है। तो इसमें विभिन्न प्रकार के उपचार आयुर्वेद में उपलब्ध हैं, जो कि आप आयुर्वेदिक चिकित्सक से संपर्क करके इनका लाभ उठा सकते हैं। कोरोना के पश्चात रोगियों में यह देखा गया है कि काफ़ी दुर्बलता और कमजोरी महसूस होती है, तो उसको बढ़ाने के लिए और पुनः पूर्वावस्था में उनको लाने के लिए हमारे पास बहुत सारी चिकित्साएं उपलब्ध हैं, जिसमें सर्वप्रमुख है रसायन चिकित्सा। रसायन चिकित्सा में भी हमारे पास बहुत सारे योग अवेलेबल हैं, बहुत सारे आसन हैं, प्राणायाम है, ध्यान है। तो जो योग हैं, कुछ जैसे च्यवनप्राश है, रसायन चूर्ण है और अश्वगंधा है, इत्यादि का आप सेवन करके आप इसको जो है ठीक कर सकते हैं। बराबर। એટલે આપે જેમ કહ્યું એમ ઘણા એવા આયુર્વેદમાં જે છે કે જે કોરોના થતો અટકાવે, કોરોના દરમિયાન પણ સારવાર થાય અને કોરોના મટી ગયે પછી પણ જો જે લક્ષણો રહી જાય છે એમાં આપે કયા પ્રમાણે જો કરવામાં આવે તો આપણે બચી શકીએ. આપણે ચર્ચા ચાલુ રાખીશું, પણ સમય થયો છે એક નાનકડા વિરામનો. વિરામ બાદ સ્વાગત છે વિશેષ લાઈવ ફોન ઇન કાર્યક્રમ ડૉક્ટર સ્પીકમાં. આ કાર્યક્રમમાં આપણે કોરોના અને કોરોના રસીકરણ પર ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ તથા આજે મારી સાથે છે ડૉક્ટર રાજેશ કુમારજી કે જેઓ CGHS અમદાવાદના ચીફ મેડિકલ ઓફિસર છે તથા વૈદ્ય મૃત્યુંજય પ્રસાદ તિવારીજી કે જેઓ CGHS અમદાવાદના આયુર્વેદ વિભાગના મેડિકલ ઓફિસર છે. અને राजेश भाई साहब, આપણે एक सवाल ये होता है कि साहब ने जैसे बोला कि कोरोना के बचने के लिए बहुत सारी उन्होंने बताया कि आयुर्वेद के हिसाब से क्या करना चाहिए, और वैक्सीनेशन भी एक ऐसा चीज़ है कि जो कोरोना से हमको बचा सकती है, तो उसकी हमारे वहाँ क्या स्थिति है? वैक्सीनेशन का जहाँ तक सवाल है, भारत में वैक्सीनेशन शुरू हुआ लास्ट ईयर, मतलब 21 के जनवरी से शुरू हुआ है जी. वो पहली बार तो उन लोगों को दिया गया जो फ्रंट लाइन वर्कर बोलते हैं जी, जिनका काम हमारे कोरोना से बचाने के लिए होता है, चाहे डॉक्टर हो, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे पुलिस हो, चाहे हमारे सैनिटरी वर्कर हो, उनके लिए दिया गया, शुरुआत की गई. और फरवरी तक आते आते, फरवरी मार्च तक आते आते उनका सेकेंड डोज दे दिया गया. उसके बाद जनरल पब्लिक के लिए अप्रैल के महीने में खोला गया, और वो उसमें भी हमने ऐसा जो टारगेट पॉपुलेशन बोलते हैं, जैसे कि 60 से अबव, तो पहली बार तो 60 से अबव में शुरू किया गया, और उसी तरह से धीरे, और 60 से अबव में भी उन लोगों को जिन लोगों को कुछ गंभीर बीमारी है, जिसको रिस्क ज़्यादा है, जिनको कई तरह की बीमारी, उन लोगों को टारगेट किया गया. उसके बाद धीरे धीरे एज लिमिट घटाया गया और अंततः 18 से अबव वाले ग्रुप में वैक्सीनेशन दिया गया. तो अभी स्थिति ऐसी है, करीब एक सप्ताह पहले का मैं डाटा जानता हूँ, क्योंकि लेटेस्ट डाटा अभी अवेलेबल नहीं है. लगभग 61% पॉपुलेशन, लगभग 61% हमारी जो एलिजिबल हमारा पॉपुलेशन, एलिजिबल का मतलब है 18 से अबव,
18 साल से अबव के जो लोग हैं उसमें से 61% का कंप्लीट वैक्सीनेशन मतलब कि डबल डोज वैक्सीनेशन हो चुका है इंडिया में। उसके अलावा जहाँ तक फर्स्ट डोज का है, फर्स्ट डोज का करीब करीब 80% से अबव का वैक्सीनेशन हो चुका है। लेकिन धीरे धीरे अभी सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने ऐसी है कि जिन लोगों ने फर्स्ट डोज लिया है वो लोग सेकेंड डोज नहीं ले पा रहे हैं किसी कारणवश, या तो रिलक्टेंस है मतलब कि कुछ गंभीरता नहीं है या किसी कारणवश नहीं ले पा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा हमें ये फोकस करना है कि उनको सेकेंड डोज दिलाया जाए। सेकेंड डोज देने पे, और जहाँ तक वैक्सीन का सवाल है, हमारे दिमाग में यह बात साफ़ हो जानी चाहिए कि यह वैक्सीन जो बना है बहुत जल्दी में बना है, लगभग 1 साल के प्रयास से बना है, बहुत मेहनत से बना है। इस वैक्सीन का उद्देश्य इन्फेक्शन बचाना नहीं है। कभी भी किसी भी वैक्सीन ने क्लेम नहीं किया कि हम 100% आपको इन्फेक्शन से बचाएंगे। इन्फेक्शन तो हो सकता है आपको, लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा है इस वैक्सीन का, चाहे कोई भी वैक्सीन हो, चाहे कोवैक्सीन हो, चाहे कोविशील्ड हो, चाहे अभी तो और सब भी आने वाले हैं, कोविवैक्स को, ये अभी 2 और वैक्सीन को अप्रूवल मिला है। कैडिला का वैक्सीन ऑलरेडी अप्रूव्ड है। तो जो भी वैक्सीन है उससे आपको पूरा इन्फेक्शन से 100% आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। आपको इन्फेक्शन होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी इन्फेक्शन होगा बहुत माइल्ड होगा और उसका उपचार आप घर रहते कर सकते हैं। आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। और आपको, जैसे कि हमने देखा हुआ है, वेंटिलेटर का यूज़ या मोर्टेलिटी मतलब कि मरने की दर जो है वो सब इससे सॉल्व हो जाता है काफ़ी हद तक। ऑलमोस्ट 90 to 95% केसेस में देखा गया है। जैसे अभी ओमिक्रॉन का ही सवाल है, ओमिक्रॉन के मैक्सिमम पेशेंट जो देखे गए हैं वो डबली वैक्सीनेटेड थे, मतलब कि उनको दोनों डोज मिल चुका था। इसके बाद भी ओमिक्रॉन हो सकता है, क्योंकि ये कभी भी नहीं कहा गया कि इन्फेक्शन से 100% प्रोटेक्शन दिया जाएगा, लेकिन आपको ये लाइफ सेविंग है, इसीलिए आपको ज़रूर से ज़रूर लेना चाहिए। और जिन्होंने सिंगल डोज लिया है उनसे मेरी प्रार्थना है, नम्र विनती है कि आप जल्दी से जल्दी सेकेंड डोज ले लें, जिससे आपको फुल प्रोटेक्शन मिल सके। इसलिए उसका मतलब ये है कि जो कोरोना की जो वैक्सीन है वो कोरोना नहीं होगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है, मगर अगर आपको वैक्सीन लगाई है और कोरोना हुआ तो आप उसके सामने लड़ने की क्षमता आपके अंदर पैदा हो जाएगी। तो अगर हुआ तो आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा कि जिसकी वजह से आपको कोई मोर्टालिटी हो जाए या ગંભીરતા आ जाए। અને સાહેબે જે કહ્યું એમાં પણ એક વસ્તુ ખાસ જોવા જેવી છે કે જે એલિજિબલ વેક્સિનેશનની પબ્લિક છે એમાંથી 81% લોકોએ જ બંને ડોઝ 60% લોકોએ જ બંને ડોઝ લીધા છે અને 80 કે 81% લોકોએ એક ડોઝ લીધો છે, એમને તો બંને ડોઝ બાકી છે। આ લોકોએ ખાસ સતર્ક રહેવા જેવું છે, સચેત રહેવા જેવું છે, કારણ કે WHO પણ એમ કહ્યું છે અને કદાચ વિશ્વમાં કોઈ એક યુકેના કદાચ વડાપ્રધાને પણ એમ કહ્યું છે કે જેમણે રસી નથી લીધી કે એક જ ડોઝ લીધો છે એમને આ ઓમિક્રોન પણ ગંભીર અસર કરી શકે એમ છે, એટલે બધાએ બંને રસી લઈ લેવી ખાસ જરૂરી છે। આપણી વચ્ચે એક અત્યારે કોલર છે રાજકોટથી પિયુષભાઈ। હેલો પિયુષભાઈ। હા નમસ્કાર સર। નમસ્કાર, આપ શું પૂછવા માંગો છો? હા સર, મારો પ્રશ્ન એ છે કે આયુર્વેદમાં ખરેખર જળમૂળથી અને સચોટ નિદાન અને સારવાર એ આપણી પાસે ઉપલબ્ધ છે। જી, માધવ નિદાન, ચરક અને સુશ્રુત સંહિતા જેવા ગ્રંથોમાંથી આ બધા આપણી પાસે અવેલેબલ છે। પણ સર મારો પ્રશ્ન એ છે કે આપણી પાસે ઘણા બધા ગવર્મેન્ટ ડિસ્પેન્સરીઓ છે, CHC છે, PHC છે, હોસ્પિટલો પણ આયુર્વેદની ક્યાંક ક્યાંક છે। તો આ હોસ્પિટલોમાં અપગ્રેડેશન જે થવું જોઈએ કોરોના ટાઈમે, જેમ એલોપેથિકમાં અત્યારે વેન્ટિલેટર સુધીની વ્યવસ્થાઓ આપણને મળે છે બીજી હોસ્પિટલોમાં, તો ખાસ કોરોના માટેની આયુર્વેદિક હોસ્પિટલોનો પણ જો સાહેબ આમાં ખરેખર સરકાર એમાં માટે પ્રયત્ન કરે। જો આમ તો તમે કદાચ જાણતા હોવ તો અમુક જે હોસ્પિટલો છે, ધારો કે અહીંની કિડની હોસ્પિટલ છે, અહીંની વાડીલાલ હોસ્પિટલ છે, એમાં જ્યારે કોરોનાની સારવાર અપાતી હોય એ વખતે ત્યાં આયુર્વેદના જે નિષ્ણાત ડૉક્ટરો હોય એમને પણ સાથે રાખવામાં આવ્યા હતા અને જ્યાં જે ઓછા સિમ્ટમ્સવાળા કે એસિમ્પ્ટોમેટિક કોરોનાના કેસ હતા ત્યાં આયુર્વેદ હોમિયોપેથિકના ડૉક્ટરોને પણ નિમણૂક કરી હતી અને એ લોકોએ ત્યાં સારવાર આપી હતી।
એવું હું જાણું છું, અને છતાં પણ આપણે અહીંયા આપણી પાસે એક્સપર્ટ આયુર્વેદિક મેડિકલ ઓફિસર સાહેબ બેઠા છે, તિवारी સાહેબ, એમને પૂછીએ કે આપ શું જણાવશો એમના પ્રશ્નની બાબતમાં સાહેબ। देखिए, जहाँ तक के बात है कि आयुर्वेद में क्या व्यवस्थाएं हो रही हैं, ये तो प्रशासन और शासन का काम है और बहुत ही व्यापक स्तर में इस पर काम हो रहा है। और बहुत सारे ऐसे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल और डिस्पेंसरीज हैं जो कोविड सेंटर में तब्दील किए जा रहे हैं पेशेंट या रोगियों की संख्या को बढ़ते हुए देखते हुए, और बहुत जगह पर वहाँ ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए गए हैं। और मुझे राजकोट का तो नहीं पता, लेकिन अहमदाबाद में गांधीनगर में मॉडल आयुर्वेद कॉलेज कोलाबड़ा में ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है और उसको कोविड सेंटर भी घोषित किया गया है, जहां पर रोगियों की संख्या बढ़ने पर वहां रिफ़र किया जाता है और वहां पर इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाया जाता है, मतलब ज़रूरत पड़ने पर आयुर्वेदिक और ज़रूरत पड़ने पर एलोपैथी ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। એટલે જ્યાં એવી સુવિધાઓ અથવા તો એવા બીમારીઓ કદાચ દેખાઈ હશે એવા, અથવા તો જ્યાં વધારે સારી શું કહેવાય સગવડો હોય એવી હોસ્પિટલોમાં, આયુર્વેદ હોસ્પિટલોમાં પણ આવી સગવડ ઉપલબ્ધ કરવામાં આવેલી છે। અને જો નથી થયું તો ત્યાં આવી સિવિલ હોસ્પિટલ કે એવી મોટી હોસ્પિટલોમાં આયુર્વેદિક ડૉક્ટરોની નિમણૂક કરવામાં આવી છે આ કોરોના સામે લડવા માટે, અમુક સારવાર આપવા માટે, એવું પણ બન્યું છે। આપણી વચ્ચે અત્યારે એક અન્ય કોલર છે જામનગરથી તરલાબેન। હેલો તરલાબેન। हाँ नमस्ते। हाँ नमस्ते, आप શું પૂછવા માંગો મારો છો? प्रश्न है कोरोना के बाद डी डाइमर का बढ़ा हुआ लेवल जी कम करने के वास्ते आयुर्वेदिक सुझाव प्रदान करें। जी, हम तिवारी साहब को पूछते हैं कि जो डी डाइमर बढ़ गया हो तो उसका आयुर्वेदिक क्या उपचार होता है? जी, कोविड के बाद, संक्रमण के बाद देखा जाता है कि जो डी डाइमर कोविड के संक्रमण के दौरान बढ़ा रहता है, कोविड संक्रमण के पश्चात भी बढ़ा हुआ पाया जाता है। ऐसी परिस्थिति में हमारे आयुर्वेद में बहुत सारे इसके उपचार बताए गए हैं। तो सबसे पहले तो इसमें बहुत सारी जो दवाइयाँ बताई गई हैं, उनमें सबसे पहले है अश्वगंधा का प्रयोग बताया गया है। तो उसमें आप अश्वगंधा के पाउडर को 3 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम दूध के साथ 15 दिन या ज़रूरत पड़ने पर 1 महीने तक भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप जो है, अगर आपको डायबिटिक नहीं है तो आप च्यवनप्राश का भी सेवन कर सकते हैं 10 ग्राम की मात्रा में दिन में 1 बार दूध के साथ 1 महीने तक। और जिनको डायबिटीज़ है उनके लिए आप चाहें तो रसायन चूर्ण, जो बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है इस परिस्थिति में, जिसमें कि गड़ो, गोखड़ू और आंवला तीनों का सम्मिश्रण होता है, इसको भी आप 3 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम जो है सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं यह सुझाव देना चाहूँगा कि आप आसन और प्राणायाम को ज़रूर करें, क्योंकि इससे होता क्या है कि जो इसमें जो मुख्य रूप से जो अंग इन्वॉल्व होता है या प्रभावित होता है वो अपना लंग होता है, फेफड़े होते हैं। तो उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए और उनमें रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाने के लिए और ये डी डाइमर को कम करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो आसन हैं वो करने चाहिए। उनमें मुख्य रूप से जैसे है अपना ऊर्ध्व हस्त उत्तानासन, ताड़ासन, वज्रासन है, उत्तान मंडूक आसन है, शशक आसन है, कपाल भाती है, भ्रामरी प्राणायाम है, उज्जाई प्राणायाम है और अनुलोम विलोम प्राणायाम विशेष रूप से इसको करें तो आपको निश्चित रूप से इसका लाभ होगा। मैं इस पे कुछ ऐड करना जी चाहूँगा। जी एक्चुअली कुछ भ्रांतियां हैं, जी मिसकंसेप्शन मेरे जिसको बोलते हैं। डी डाइमर केवल एक मार्कर है, डी डाइमर बीमारी नहीं है। डी डाइमर कोविड में इसलिए करते थे कि कोएगुलोपैथी, जो कोएगुलेशन होता है ना ब्लड वेसल्स में, उसका एक मार्कर है। वो सजेस्ट, अगर डी डाइमर बढ़ा हुआ है तो वो सजेस्ट करता है कि आपको कोएगुलोपैथी हो सकती है, हो गई है ये बात नहीं है, उसके लिए और भी कई साधन हैं। तो अगर आपका डी डाइमर बढ़ा हुआ है तो आप अपने फिजिशियन के पास जाइए। डी डाइमर बड़े होने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। आपके हार्ट में हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम हो या ना भी हो, तो लेकिन आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डी डाइमर का ट्रीटमेंट मत कराइए आप। डी डाइमर एक बीमारी नहीं है। डी डाइमर एक टेस्ट है, एक मार्कर है। उसको हम कभी भी टारगेट नहीं करते उसको घटाना है। हम उस किस कारण से बढ़ा है उसको टारगेट करते हैं। बराबर છે। એટલે ડી ડાયમર એ કોઈ બીમારી નથી, એ એવો રિપોર્ટ છે કે જેનાથી એવી ખબર પડે છે કે આપનું લોહી જાડું થાય છે અથવા એ ગંઠાઈ જવાની તમારા લોહીની પ્રકૃતિ બની છે। તો એના માટે શું સારવાર કરવી એ કરી શકાય। છતાં પણ જે આપણને આયુર્વેદિકમાં સલાહ આપી એ પ્રમાણે તથા અમુક જે દવાઓ હોય છે જે કરી શકાય, પરંતુ એ તમે યોગ્ય ડૉક્ટરની સલાહ સૂચન પ્રમાણે કરો તો વધારે યોગ્ય છે। આપણે ચર્ચા ચાલુ રાખીશું, પણ સમય થયો છે એક નાનકડા વિરામનો।
વિરામ બાદ સ્વાગત છે વિશેષ લાઈવ ફોન ઇન કાર્યક્રમ ડૉક્ટર સ્પીકમાં. આ કાર્યક્રમમાં આપણે કોરોના અને કોરોના રસીકરણ પર ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ તથા મારી સાથે છે ડૉક્ટર રાજેશ કુમારજી અને वैद्य मृत्युंजय प्रसाद तिवारी जी. राजेश कुमार साहब, एक बात है कि कहते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है. दुनिया के कई देशों में आजकल कोरोना और ओमिक्रॉन के केस भी बढ़ रहे हैं, तो हमारे देश में तीसरी लहर आने की संभावना के बारे में आपको क्या राय है? तीसरी लहर, चौथी लहर, पांचवी लहर, कितनी भी लहर आए जी, लेकिन हमें इससे डरना नहीं है जी, क्योंकि डर के आगे जीत है. आपको डरना नहीं है लेकिन सावधान रहना चाहिए. तीसरी लहर आएगी या नहीं आएगी यह अभी कहना तो मुश्किल है, लेकिन नंबर तो बढ़ रहा है. जी. तो अगर आती भी है तो क्या बात है, आप अगर सावधान हैं, आप अगर प्रिकॉशन ले रहे हैं, जो कोविड प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, जैसे बताया गया है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, आप भीड़ भाड़ से दूर रहिए, आप मास्क का प्रयोग कीजिए, आप सबसे पहले वैक्सीनेशन लीजिए. ये तो मैं भूल ही गया था, वो सबसे पहले करने का है. अगर आपने नहीं लिया है तो वैक्सीनेशन लीजिए. और अभी तो सरकार ने आपको बूस्टर डोज की भी व्यवस्था कर दी है. और बूस्टर डोज भी इसलिए किया गया है कि जो रिस्क ग्रुप है, जो कि जिनको की चांस है ज़्यादा होने का, उनको टारगेट किया गया है, पहली बात. और दूसरी बात, जो जैसा शुरू में भी किया गया था, जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर हैं, जैसे मेडिकल, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस, सैनिटरी वर्कर, जो भी इसके लिए काम किया है कोविड में, जिनके बदौलत हम लोग इस मुसीबत से अभी तक काफ़ी हद तक बच के आ गए हैं, तो उनको पहले टारगेट किया गया है कि उनको सबसे पहले वैक्सीन दिया जाएगा. जैसा कि आप लोगों ने सुना ही होगा, 2 जनवरी से बच्चों के लिए भी खोला गया है. अब बच्चों में भी एज ग्रुप 15 से 18 साल के बच्चों का आप पंजीकरण कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उनके लिए भी वैक्सीन दिया जाएगा. उसके लिए कोवैक्सीन ही दिया जाएगा क्योंकि कोवैक्सीन का ही ट्रायल हुआ है और वह 12 से 18 में हुआ है, तो अभी 15 से 18 में दिया गया है. और इसकी सफलता को देखते हुए धीरे धीरे मुझे लगता है कि 12 से 18 में भी, 12 से 15 का जो एज ग्रुप बच गया है उसमें भी दिया जाएगा. तो ये सब ख्याल रखते हुए सरकार ने तो अपनी तरफ से काम करना शुरू कर दिया है. और तीसरी बात, जो कि हमने बोला हाई रिस्क ग्रुप वाले, जैसे 60 से ऊपर हैं, जिनको कुछ गंभीर बीमारी है, चाहे क्रोनिक डिजीज़ है जैसे कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ है, या लंग्स की डिजीज़ है, COPD बोलते हैं, चाहे जनरल भाषा में अस्थमा बोलते हैं, या दमे की बीमारी है, या कैंसर है, या किडनी फेलियर है. तो इन सब पेशेंट्स के लिए सरकार ने कहा है कि उनका भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और उनका भी बूस्टर डोज लगना शुरू हो जाएगा. उसके लिए भी डेट डिक्लेयर हो चुकी है और वो 1 सप्ताह बाद है. 9 तारीख को, 2 तारीख और 3 और 10 है, मतलब 1 सप्ताह के इंटरवल पे दोनों शुरू हो जाएगा. पहले बच्चों के लिए पंजीकरण होगा, उनका बूस्टर डोज शुरू होगा, उसके बाद टारगेट ग्रुप के लिए और फ्रंटलाइन वर्कर के लिए होगा. तो इस ऐप कहते हैं इसके हिसाब से बूस्टर डोज भी लगाना चालू हो गया है. और स्पेशली जो कोमॉर्बिड है या अभी 60 ईयर्स के ऊपर वाले होंगे उनके लिए, या जो कोरोना वॉरियर्स जो इसको बोलते हैं, उन लोगों के लिए अभी बूस्टर डोज चालू किया है. तो बूस्टर डोज देने के बारे में आप क्या कहते हैं कि कब लगना चाहिए? उसका एक्चुअली सब वैक्सीन का अलग अलग बूस्टर डोज का टाइम होगा कि कोई स्पेसिफिकली सबका होगा? एक्चुअली अभी बूस्टर डोज का जो आपने पूछा है सवाल बहुत गंभीर है और इसके बारे में पर्याप्त जानकारी अभी नहीं प्राप्त हुई है. लेकिन जहाँ पे बूस्टर डोज ऑलरेडी लग चुका है, उनके अनुभवों से हम लोग ये ऐसा सोच सकते हैं या ऐसा कह सकते हैं कि बूस्टर डोज कम से कम दूसरे डोज के 6 महीने बाद, 6 से जहाँ तक आप सरकार की नियम के हिसाब से जहाँ तक फिक्स करें, लेकिन 6 महीने बाद लगना चाहिए. क्योंकि अभी एक रिसेंट ट्रायल कंडक्ट किया गया था, स्पेशली कोविशील्ड के मामले में. ब्राज़ील में हुआ था और एक यूरोपियन कंट्री में हुआ था. उसमें देखा गया कि कोविशील्ड के 2nd डोज के 3 महीने के बाद से जो इम्यूनिटी लेवल होता है वो धीरे धीरे घटना शुरू होता है. तो घटना शुरू होता है इसका मतलब नहीं कि आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं है, मतलब कि शुरुआत हो चुकी है. तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 3 महीने बाद नहीं, 6 महीने बाद, 2nd डोज के 6 महीने बाद
कम से कम बूस्टर डोज के लगाया सकता है जल्दी से जल्दी। और उसके बाद तो खैर जैसा हमारे नियम है, कानून है, उनके हिसाब से अभी तो डिसाइड किया गया 9 महीने बाद जी जी कि सेकेंड डोज के 9 महीने बाद लगेगा, तो उस हिसाब से बूस्टर डोज दिया जाएगा। बूस्टर डोज का पर्पस वही है जो कि वैक्सीन का है। जैसा मैंने बोला, वो भी आपको इन्फेक्शन से नहीं बचाएगा किससे? सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन से बचाएगा। वो आपको घर में ही ट्रीट होने के लिए तैयार कर रहा है, वो आपको हॉस्पिटल में नहीं जाने के लिए बोल रहा है, मतलब बचाएगा हॉस्पिटल में जाने से, और आपको जितने मरने की आशंका से दूर रखेगा। बराबर, मतलब कि बूस्टर डोज लगाने की आवश्यकता है, मगर जब पहली बार जो प्राइमरी डोज लगा तब तो 2 डोज लगे, तो बूस्टर डोज का एक ही डोज लगेगा कि उसका भी 2 डोज लगना पड़ेगा? अभी शुरू नहीं हुआ है, यहाँ डिक्लेयर भी नहीं हुआ है, लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ बाहर के देशों में जहाँ भी बूस्टर डोज लगा है वो सिंगल डोज लगा है। बराबर, चाहे वो मॉडर्ना का हो, चाहे वो फाइजर का हो, चाहे जॉनसन एंड जॉनसन का हो, सभी जगह सिंगल डोज लगा है। तो जहाँ तक जॉनसन एंड जॉनसन का सवाल है, तो सिंगल डोज इज कंप्लीट डोज, बिकॉज दैट इज सिंगल डोज वैक्सीन। तो उसके केस में तो कोई 2 मत है नहीं। जहाँ तक संदेह की संभावना है तो मॉडर्ना और फाइजर के बारे में है, जिसका कि 2 डोज लगता था, जो प्राइमरी डोज था 2 डोज था, लेकिन बूस्टर डोज सिंगल डोज ही दिया गया है और सभी जगह यही प्रचलन है। अभी इजराइल में तो 4था डोज लगना शुरू हो गया है, क्योंकि वहाँ का पॉपुलेशन छोटा है और वो लोग इस मामले में काफ़ी गंभीर हैं, तो उन्होंने 4th डोज देना शुरू कर दिया है। तो मेरा कहना मंतव्य यही है कि धीरे धीरे कोविड जो है ना, उसके साथ हमें जीना पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे इनकी सीवियरिटी कम होनी चाहिए। जैसे कि प्रवृत्ति मैंने बोला कि वायरस का होता है, लेकिन पूरी तरह जाने का सवाल जो है, मुझे लगता है जैसे कि फ्लू के साथ हम जी रहे हैं, फ्लू के भी नए स्ट्रेन आते हैं, वैसा ही कुछ इसके साथ भी होगा, और वैसे ही हमको भी अपने लाइफ स्टाइल में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। लेकिन वो दिन दूर नहीं जब हम कोविड के भय से मुक्त हो जाएंगे। बराबर, कोविड का भय कम हो सकता है, मगर कोविड शायद जाने में बहुत वक्त लग सकता है। तिवारी साहब, कोरोना महामारी के दरमियान आयुर्वेद की कुछ दवाइयाँ, क्वाथ वगैरह लोगों को दिए जाते थे, तो ये ओमिक्रॉन में भी वही मददगार होंगे कि कुछ अलग होगा? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि ओमिक्रॉन कोरोना का ही एक रूप है, वेरिएंट है, और उसका प्रकृति वही है और उसका संक्रमण का तरीका भी वही है। तो जो भी उपाय, जो भी दवाइयाँ, जो भी तरीके आप कोरोना के दूसरे वेरिएंट या संक्रमण के लिए बताए गए थे, वह उतने ही प्रभावी तरीके से ओमिक्रॉन में भी असरकारक होंगे और आपको उसको अपनाना चाहिए। राजेश कुमार साहब, ओमिक्रॉन की तो बात हम बहुत करते हैं, मगर ये सवाल होता है कि ओमिक्रॉन के लक्षण क्या है, और ओमिक्रॉन का जो निदान करना है तो उसमें ये RT-PCR ही इनफ है, ये या तो वो मैडम ने जैसे बोला था कि ऐसे डी डाइमर कराना या CT थोरैक्स जैसा कुछ करना, ये सब कराना पड़ेगा ओमिक्रॉन में भी? सबसे पहले तो हमें यह जान लेना चाहिए कि ओमिक्रॉन हो चाहे अल्फा बीटा गामा डेल्टा, कोई भी स्ट्रेन है, ये बीमारी नहीं है, ये कोविड के ही प्रकार है। तो आपकी जो बीमारी है मूलतः वो कोविड ही है। तो कोविड बीमारी के लक्षण भी वही हैं, उसके निदान मतलब कि डायग्नोस्टिक टूल्स जो हैं, और सबसे बड़ा टूल RT-PCR है। एक ही कुछ थोड़ा डिफरेंस देखा गया है कि अभी तक के जितने वेरिएंट आए, चाहे अल्फा बीटा गामा डेल्टा तक, HRCT thorax was more sensitive than RT-PCR आफ्टर 7 to 10 डेज के बाद। तो लेकिन अभी तक देखा गया है कि ओमिक्रॉन में HRCT thorax की ज़रूरत नहीं पड़ी है मोस्ट ऑफ द केसेस में, और RT-PCR टेस्ट से पता चल जाता है। और इसके बाद अगर डाउट होता है कि कौन सा वेरिएंट है, उसके लिए जीन सीक्वेंसिंग करते हैं, वो कराया जाता है, जिससे कि पता चलता है कि कौन सा स्ट्रेन है, वही जैसे ओमिक्रॉन स्ट्रेन है वो उसी से पता चलता है। RT-PCR मतलब है कि आप कोविड हो गया आपको, अब स्ट्रेन कौन सा है वो पता करने के लिए जीन सीक्वेंसिंग कराया जाता है। तो ओमिक्रॉन का भी वही सब चीज़ वही है, जितने सिम्टम्स हैं, निदान भी वही है, ट्रीटमेंट भी वही है, सभी के सभी, जिससे कि हम पूर्व परिचित हैं। हम लोगों ने तो इतना झेल लिया है अभी तक, तो सभी को पता है कि क्या करना है। और सबसे बड़ी बात तो हमको सावधानी बरतनी चाहिए कि हो ही नहीं, और हो ही नहीं में सबसे पहला वैक्सीनेशन है, उसके बाद जो और जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करें, वही हमारे लिए सबसे बड़ा ढाल होगा। सब जब डेल्टा वेरिएंट अपने यहाँ चलता था
तब कभी कभी RT-PCR नेगेटिव आता था तो हम ये HRCT कराते थे और उसमें वो ग्लास ओपेसिटी न्यूमोनिया डेवलप होता है ऐसा बताता था। तो क्या ओमिक्रॉन में भी ऐसा होगा कि उसमें न्यूमोनिया होता ही नहीं है? अभी तक का जो भी इंस्टांस है जी उसमें ऐसा देखा गया है कि लंग के सिम्टम्स नहीं है इतना ज़्यादा जैसे कि उसमें था। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मेनली है और उसके अदर कॉम्प्लिकेशन जैसे खाली लंग अफेक्टेड नहीं होता है कोविड में। कोविड में कोएगुलोपैथी जिसका मैंने डी डाइमर की बात हुई थी वो कोएगुलोपैथी मतलब कि ब्लड का क्लॉटिंग करता था वेसल्स में, उसके कारण से कोई भी सिस्टम बचा नहीं था और जो भी लोग सरवाइव नहीं कर पाए उनके किसी न किसी कारणवश, चाहे उनकी इम्यूनिटी लेवल लो हो, चाहे निदान लेट हुआ हो, कोई भी कारण से वो जो सकम के मतलब कि उस बीमारी से अगर उनका निधन हो गया तो उसका कारण यही था कि लेट हुआ डायग्नोसिस, सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिला, सही टाइम पे प्रिकॉशन नहीं लिया गया, तब तक वो फैल चुका था। और उसमें HRCT का आपने सही सवाल उठाया है कि मैंने बताया कि करीब 7 से 10 दिन के बाद HRCT में जरूरी नहीं है कि आप जो बताया ना कि ओपेसिटी आती थी वो तो एक न्यूमोनिया का साइन है, जनरल में भी आता है, लेकिन उसकी ओपेसिटी कुछ डिफरेंट प्रकार की थी और उसमें सीवियरिटी लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको सीवियरिटी इंडेक्स बोलते थे। और हर एक लोब का बटा हुआ था, चाहे राइट लोब हो लेफ्ट लोब हो, जैसे कि उसका CT वैल्यू बोलते थे। नहीं, CT वैल्यू इज डिफरेंट थिंग, CT वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू इज डिफरेंट थिंग, दैट इज फॉर RT-PCR। राइट। सीवियरिटी इंडेक्स इज जैसे 25 में देते थे, आपने देखा होगा। 25 इज मैक्सिमम, तो 25 में 2/25, 3/25, 4/25 ये सब माइल्ड है, अफेक्ट हुआ है आपका लंग, लेकिन इतना कम अफेक्ट हुआ है कि आपके जनरल ट्रीटमेंट से ठीक हो जाएगा। तो वहाँ पे लाइनिंग, वहाँ पे जो एक सीमा निर्धारित की गई थी वो 18/25 था। अगर 18/25 से ज़्यादा आपका लंग अफेक्टेड है, दिन दैट केस यू शुड बी एडमिटेड एंड टेकन केयर ऑफ। It is very serious thing. सीरियस, then you are considered serious. Right. हाइपोक्सिया हो जाएगा, आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है और हायर कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है और डिफरेंट टाइप के जो हमारे पास साधन हैं। ऐसा नहीं है कि भारत में सभी तरह के साधन उपलब्ध है, मगर ये सब डेल्टा में होता था, अभी ये तक ओमिक्रॉन में तो नहीं दिखाई दे रहा है। वी होप कि ऐसा ज़्यादा न दिखाई देवे। हम चर्चा चालू रहेंगे, આપણે ચર્ચા ચાલુ રાખીશું, પણ સમય થયો છે એક નાનકડા વિરામનો। વિરામ બાદ સ્વાગત છે વિશેષ લાઈવ ફોન ઇન કાર્યક્રમ ડૉક્ટર સ્પીકમાં। આ કાર્યક્રમમાં આપણે કોરોના અને કોરોના રસીકરણ પર ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ તથા આજે ઓમિક્રોન વિશે પણ ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ અને મારી સાથે છે ડૉક્ટર રાજેશ કુમારજી અને વૈદ્ય મૃત્યુંજય प्रसाद तिवारी साहब। तिवारी साहब, एक सवाल ये होता है कि आपने पहले बताया था कि ध्यान, प्राणायाम, योगाभ्यास भी कोरोना में मददरूप होता है, तो ओमिक्रॉन में भी ये कैसे मददरूप होंगे? जी, जैसा कि हम जानते हैं कि जो कोरोना है वो मुख्य रूप से जो है फेफड़ों को इन्वॉल्व करता है, फेफड़ों को प्रभावित करता है और उनमें संक्रमण करता है। तो संक्रमण के पश्चात ऐसा देखा गया है कि फेफड़ों की कार्य क्षमता काफ़ी कम हो जाती है और साथ ही साथ कुछ हृदय संबंधी तकलीफ़ें भी सामने आती हैं, श्वास फूलने की समस्याएं आती हैं, खांसी की समस्याएं आती हैं। तो इस हेतु फेफड़ों और हृदय की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए एवं जो हमारे श्वास नलियों में कफ जमा हो गया है उसको बाहर निकालने के लिए, इसके अलावा कोरोना के दौरान बहुत ही ज़्यादा मानसिक तनाव, चिंता से लोग ग्रसित रहते हैं, उसको दूर करने के लिए और मानसिक बल को बढ़ाने के लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि हम अपने मानसिक बल को भी बढ़ाएं, अपने शारीरिक रोग प्रतिकारक क्षमता को भी बढ़ाएं और फेफड़ों और हृदय की कार्य क्षमता को भी बढ़ाएं। इसके लिए ये आसन, प्राणायाम और ध्यान तीनों ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसमें से भी 2 प्रकार से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो जब आपको कोविड संक्रमण है तब कौन से आसन किए जाने चाहिए और कोविड के पश्चात आपको कौन से आसन किए जाने चाहिए, इसकी भी जानकारी बहुत ही आवश्यक होती है। इसमें मुख्य रूप से जो कोविड के पश्चात जो आसन किए जाते हैं उसकी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। तो सर्वप्रथम इसमें आपको शवासन से शुरुआत करनी है, क्योंकि हमें शुरुआत में हमें अपने मानसिक मन की शांति चाहिए और मन को विश्राम देना है। तो शवासन करें। शवासन करने के पश्चात अच्छकी श्वसन किया जाता है, जिसे क्लेविकुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। इसके बाद थोरेसिक रेस्पिरेशन का अभ्यास करना चाहिए लगभग 10 बार।
इसके बाद औदरिक श्वसन मतलब एब्डोमिनल रेस्पिरेशन का अभ्यास करना चाहिए, ये भी लगभग 10 बार करना चाहिए। और अंत में हमें 10 बार गहरी सांसें लेके और बाहर की ओर छोड़ना है। और इसको समाप्त करना है हमें शवासन पे, जो कि हमें शरीर को भी शांत रखता है, मन को भी शांत रखेगा और हमारा जो है हमें इससे काफ़ी फायदा होगा। तो इस प्रकार से हमें सबसे लास्ट में ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने से क्या होता है कि हमारे जो नकारात्मक विचार है वो दूर जाते हैं और सकारात्मक विचार अंदर आते हैं, जिससे कि हमारा मानसिक बल बढ़ता है और हम हर प्रकार की परेशानियां से हम उसको जूझ रहे हैं उससे हम निजात पा सकते हैं। इसलिए हमें इसको पालन करना चाहिए और इससे हमें बहुत लाभ होता है। बराबर, ये योगाभ्यास, ध्यान, प्राणायाम, ये सब से आपको ओमिक्रॉन से बचने के लिए भी मददरूप हो सकता है। और ये कोरोना और ओमिक्रॉन के माहौल में आयुर्वेद के दृष्टिकोण से और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए जिसकी हम कोरोना से या ओमिक्रॉन से बच सकें? जी, सर्वप्रथम तो आयुर्वेद में रोग प्रतिकारक क्षमता को बढ़ाने के हिसाब से हमें इसमें काम करने चाहिए। तो हमारे आयुर्वेद में बताया गया आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे जो जीवन के हैं 3 उपस्तंभ हैं। तो सर्वप्रथम हमें जो नींद है वो 6 से 8 घंटे की बराबर नींद को लेना है और सुबह जो है कोशिश करें, अगर आप स्वस्थ हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठें। उसके पश्चात यथाशक्ति जितनी आपके अंदर ताकत है उस हिसाब से हम योग, आसन, प्राणायाम के द्वारा व्यायाम करना चाहिए हमें। उठने के पश्चात हमें इसके लिए नस्य का प्रयोग करना चाहिए। आप दातून करने के पश्चात नस्य का प्रयोग करें, प्रतिदिन नस्य का प्रयोग करें और प्रतिमर्श नस्य के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें आप तिल तेल का प्रयोग कर सकते हैं, नारियल तेल का प्रयोग कर सकते हैं, घी का भी प्रयोग कर सकते हैं। 2-2 बूंद दोनों नासिका में डालें। तत्पश्चात मुंह और गले की सफाई के लिए गंडूस और कवल बताया गया है। तो कवल में भी हम नारियल तेल, आप त्रिफला क्वाथ का, मुलेठी के क्वाथ का या कि आप गर्म जल का केवल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे हमारा मुंह भी साफ होता है और गले में जो कफ जमा होता है वो भी बाहर निकल जाता है। इसके अलावा हम नियमित रूप से जो है च्यवनप्राश का सेवन करें और दिन में 1 बार दूध के साथ जरूर लेवें। आयुष क्वाथ बताया गया है। आयुष क्वाथ में एक्चुअली जो भी चीज़ें हैं वह सामान्यतः आपके घरों में उपलब्ध होती हैं। उनमें तुलसी, दालचीनी, सौंठ और मरीच, इनका एक अनुपात होता है। इस अनुपात में इसको 3 ग्राम की मात्रा में जो है गर्म पानी में डालें, 150 ml पानी में डालें और इसको अपने अनुसार आप चाहें तो इसमें द्राक्षा भी मिला सकते हैं, गुड़ भी मिला सकते हैं और दिन में 1 से 2 बार जरूर सेवन करें। दिन भर, जैसे अभी हेमंत ऋतु चल रही है तो दिन भर कोशिश करें कि थोड़ा गुनगुना पानी जरूर पीते रहें, जिससे गले में स्थित कफ जो है निकलता रहे और आपको कफ से निजात मिल सके। इसके अलावा जो है अगर आपको गले में खराश है तो आपके घर में लौंग का पाउडर उपलब्ध होता है, तो उसको गुड़ में मिला करके उसका चूसने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नाक बंद हो रहा हो, गले में थोड़ा सा दर्द हो रहा हो तो घर में पुदीने की पत्तियां होती हैं, अजवाइन के बीज होते हैं, उसको गर्म पानी में डाल करके उसका हम नाश भी ले सकते हैं। बच्चों के लिए विशेष रूप से च्यवनप्राश देना चाहिए और उनको अगर आप दूध देते हैं तो दूध में कम से कम 150 ml दूध में 1 आधा चम्मच हल्दी डाल के जरूर दें। इससे उनको वो एंटी एलर्जिक भी होता है, रोग प्रतिकारक क्षमता भी बढ़ाता है और पेट में स्थित कीड़ों को भी मारता है। तो ये हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। मतलब आपने बहुत विस्तृत रूप से बताया कि आयुर्वेद के कौन कौन से क्या क्या करने से हम ये ओमिक्रॉन और कोरोना से बच सकते हैं। साहब, राजेश कुमार साहब, मेन चीज़ तो जब ओमिक्रॉन की बात आती है तो हमें याद है कि जब कोरोना चल रहा था तब यूजुअली जब माइल्ड कोरोना था तब एजिथ्रोमाइसिन, जिंक, विटामिन सी, पैरासीटामोल या तो फिर ज़्यादा हो तो वो एंटीवायरल ड्रग कुछ देते थे। तो क्या ओमिक्रॉन में भी ऐसी ही सारवार होती होगी कि कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया गया होगा? दवा, क्योंकि बीमारी वही है जी, तो दवा भी वही है। जैसे बताया मैं, डायग्नोसिस के लिए भी जो हमारे पास टूल्स हैं वो भी वही है जी जी, और दवा भी वही है। बराबर। अभी केवल जो नया डेवलपमेंट हुआ है उसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बोलते हैं जी। वो जो जैसे पेशेंट कोई मॉडरेट केसेस है जिसका कि जस्ट हुआ है और जो कि हाई रिस्क केस है जिसको होने की संभावना की वो सिवियरिटी बढ़ सकती है, उनको मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दिया गया है। मर्क ने इजाद किया था, फाइजर का भी है, बहुत सारे कंट्री का है, विदेश में पहले आया था। आपको पता होगा कि ट्रंप ने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी लेके तुरंत ठीक हो गया था। जी जी जी। तो ऐसे कई इंस्टांस हैं कि अगर माइल्ड टू मॉडरेट इन्फेक्शन में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से काफ़ी फ़ायदा होता है, लेकिन वो सिलेक्टेड केसेस में होता है, उसका विस्तृत यूज़ नहीं किया जा सकता है, उसको लिमिटेड यूज ही किया जा सकता है। एक तो प्राइस कांस्टेंट भी है क्योंकि थोड़ा दाम ज़्यादा है उसका। जी जी। और इंडिया में मर्क ने
सभी का ध्यान रखते हुए इंडियन काफ़ी कंपनी को इसका राइट दे दिया है। आपने रिसेंटली सुना होगा, मोपिलनावीर उसका नाम है, और उसके लिए भी उन्होंने आज़ादी दे दी है सबको कि सब लोग बना सकते हैं। यूजुअली होता है ऐसे केसेस में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर में वो लोग क्लेम करते हैं कि मेरा ये है रिसर्च प्रोडक्ट है, तो नहीं देते हैं। लेकिन स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने मर्क ने सभी भारतीय कंपनियों को भी ये आज़ादी दे दी है कि वो बना सकते हैं। बराबर। इसके अलावा 2 वैक्सीन जो अभी रिसेंटली भारत सरकार ने जिसको अभी रिकॉग्नाइज किया है, कोवोवैक्स एंड कोवोवैक्स, इनका जो सिद्धांत है वो थोड़ा डिफरेंट है जो अभी तक हमारे पास जो वैक्सीन है उससे। ये प्रोटीन सिंथेसिस को, क्योंकि जैसे वायरस जो है वो एक पार्टिकल है, एक mRNA का पार्टिकल है, उसमें उसका जो बाहरी लेयर होता है उसके कैप्सूल पे कुछ ऐसे चीज़ होते हैं प्रोटीन जिसको ये एम करता है। और इसकी तुलना हम कर सकते हैं जो उपलब्ध हमारे पास वैक्सीन है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन ऐसे ही बनाया गया है। तो वो अभी आएगा तो उसकी कितना सफल रहेगा वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी तक के क्लिनिकल ट्रायल से काफ़ी अच्छा उसका रिस्पांस देखा गया है। और ये इससे हमारे पास कम से कम ऑल्टरनेटिव बढ़ेगा। अभी तक हमारे पास मेनली 2 ही है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। तो ये दोनों आने से और भी हमारे पास साधन हो जाएंगे कोविड से लड़ने के। जी, अब साहब ओमिक्रॉन या ये तीसरा वेव न आए ऐसा हम चाहते हैं या सोचते हैं, मगर फिर भी ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए आपके CGHS की टीम कितनी तैयार है? CGHS की टीम ने शुरू से ही तैयारी पूरी कर रखी है। हम लोग सबसे पहले तो यह ध्यान देते हैं कि हमारे यहाँ जो भी पेशेंट आते हैं, हमारे भाषा में बेनिफिशियरी बोलते हैं, तो उनको हम चाहते हैं कि मास्क का प्रयोग करें। और मैंने काफ़ी लोगों को मास्क भी दिलवाया, जो नहीं लेके आए थे उनको बिना मास्क का एंट्री नहीं देते हैं। और इसके अलावा सैनिटाइज़र, बाहर में सैनिटाइज़र भी रखा हुआ है लोगों का सैनिटाइज करने के लिए, तो उससे कम से कम ये संभावना कम हो जाएगी। और भीड़ कम करने के लिए डिस्टेंस मेंटेन करने की यथावत प्रयास करते हैं, लेकिन कभी कभी नहीं हो पाता है क्योंकि कभी क्राउडेड होता है तो नहीं हो पाता है। तो ये तो प्रैक्टिकल समस्या है, लेकिन जहाँ तक होता है हम लोग उसके लिए प्रयास करते हैं। इसके अलावा वैक्सीन का जहाँ तक सवाल है, हम लोगों में हेल्थ एजुकेशन के लिए, वैक्सीन के लिए काफ़ी हम लोगों ने कंडक्ट किया। हेल्थ एजुकेशन के कई लोगों ने प्रोग्राम का मतलब कि छोटे स्तर पर, छोटे छोटे ग्रुप में, जैसे कि डॉक्टर हैं या हमारी नर्सिंग ऑफिसर हैं या हमारे पैरामेडिकल स्टाफ हैं, उन लोगों ने छोटे, जैसे कि कोई वेटिंग हॉल में बैठा हुआ है तो उनको एक्सप्लेन करते हैं कि आपको वैक्सीन जरूर लेना चाहिए। प्रोत्साहक आप करते हैं कि भाई आप वैक्सीन ले लो। साहब, आज के विषय पर आपको अगर संदेश देना है तो टूंक में क्या देंगे? मैं तो यही कहूँगा कि मेरे को संदेश देते समय सुमित्रा नंदन पंत की एक पंक्तियाँ जो हैं बहुत सार्थक लगती है। उन्होंने कहा था, यह सांझ उषा का आंगन, आलिंगन विरह मिलन का, चिरहास अश्रुमय आनंद रे इस मानव जीवन का। इसका मतलब यही है कि वो कहना चाहते हैं कि जैसे सुख के बाद दुख आता है और दुख के बाद सुख आता है, सुबह के बाद शाम आती है, शाम के बाद फिर से सुबह आता है। तो हमें घबराना नहीं चाहिए, जो कि मेरा संदेश यही है। कोविड एक बीमारी है, उससे सावधान रहें, उससे बचने का प्रयास करें, लेकिन डरे नहीं। डरना जरूरी नहीं है, क्योंकि आप अगर सावधानी कर रहे हैं तो आपका बाल बांका नहीं हो। मतलब वो सुबह भी फिर एक बार आएगी और संभवतः 2022 की शुरुआत जो कर रहे हैं हम, आज साल का अंतिम दिन है, हम यही सोच रहे हैं और यही संदेश देना चाहते हैं, कोरोना मुक्त नया साल आ जाए। कोरोना मुक्त हो ना हो, लेकिन देखिए कोरोना मुक्त तो मैं नहीं कह पाऊंगा क्योंकि साइंस ये अलाउ नहीं करता है, लेकिन परेशानी मुक्त जरूर हो। जरूर तकलीफ न देवे, ऐसा हम आशा रखते हैं। डॉक्टर राजेश कुमार जी और वैद्य मृत्युंजय प्रसाद जी, आप दोनों ने हमारे स्टूडियो में आके जो बहुत अच्छी तरह से सब कोरोना और ओमिक्रॉन के बारे में माहिती दी, उसके लिए आप दोनों का खूब खूब आभार। नमस्कार।